So good afternoon everybody. ये प्रेजेंटेशन जो है वो रोड साइंस एंड मार्किंग के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, उस पर एम्फेसिस है। और आपने जैसे ऑलरेडी जो डॉक्टर मोहन राव हैं, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी विस्तृत तरीके से आप लोगों को बताया है। थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करके हम उसके बारे में बताएंगे, और साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल कि हम लोग ने जो ऑब्ज़र्व किया है किस टाइप के, जैसे उन्होंने भी बताया कि कुछ जो प्रैक्टिकल आपने देखा कि क्या उसमें कमी होती है या किस तरह का फील्ड में आपको मिला है, वो जब आप ऑडिट करते हैं या आप जब रोड पे जाते हैं या इंस्पेक्शन करते हैं। और जैसे हमने पहले भी बताया कि जब आप एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर कुछ भी काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रोड सेफ्टी इंस्पेक्शन या रोड सेफ्टी इन्वेंट्री। तो जो वो है RSI जो बोलते हैं। तो टाइम टू टाइम जब भी आपको कोई, जैसे हम लोग कल गए तो वो एक इन्वेंट्री था। और ऑडिट जो होता है वो जनरली जो है वो न्यू रोड्स के लिए होता है, न्यू स्कीम के लिए होता है कि कोई न्यू स्कीम बन रही है या न्यू रोड हो रही है, तो वो उस टाइप का जो उस पर काम कुछ करना है तो उसको हम ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट इज़ ए प्रोएक्टिव अप्रोच टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स। जबकि जो ये जो है आपका ब्लैक स्पॉट इम्प्रूवमेंट हुआ या रोड सेफ्टी इंस्पेक्शन हुआ है, ये जो है वो रिएक्टिव अप्रोच है कि मतलब कि आप कोई इंसिडेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम आपको बन गई, कंजेशन हो गया, अनसेफ सिचुएशन हो गया, तो उसमें जो प्रोसेस हम कहते हैं उसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में वो रोड सेफ्टी इंस्पेक्शन और ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन एंड काउंटर मेजर्स वो हम लोग करते हैं। तो दैट इज़ ए रिएक्टिव अप्रोच कि ऑलरेडी इंसिडेंट हो चुका है, तो आपका कंजेशन ऑलरेडी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू है और आपने रोड बना दी है, और उसके ऊपर फिर आप जा कर के उसका इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या सेफ्टी डिफिशिएंसी रह गई है। और क्योंकि ट्रैफिक चेंज होता है, जब भी कोई नई रोड ओपन होती है तो उसके बाद में ट्रैफिक पैटर्न जो है वो चेंज होता है। जैसे अब अपने यहाँ तो ज़्यादा करके मिक्स ट्रैफिक है, तो मिक्स ट्रैफिक में वो जो पैटर्न है और जो उनका आपका मोमेंट है, वो कंपोजिशन है, वो सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जबकि न्यू रोड्स है तो उस पर सबका भाई आप जो भी काम कर रहे हैं तो वो आप उसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स पे ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई जो भी आपका अलाइनमेंट है, डिज़ाइन है, फैसिलिटी है, वो आप पहले से उसको करें, ये नहीं कि आप उसको बाद में करें। तो उसमें जब आप डिज़ाइन ड्राइंग बोर्ड पे ही वो सब चीज़ें कर देते हैं और फिर उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत उससे जो प्रिवेंशन के लिए दैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। और उसको खाली आप वहीं नहीं छोड़ देते, फिर जब वो डिज़ाइन हो गई, जब वो फील्ड में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी आपको ऑडिट करना है और साथ में प्री ओपनिंग ऑडिट करना है और पोस्ट ओपनिंग भी ऑडिट करना है। तो इसलिए डिफरेंट स्टेजेस हैं ऑडिट की, और उसके लिए जो भी काम करना है वो ऑडिट टीम को करना है। एक नहीं, खाली एक आदमी जाके नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम 3-4 लोग की ज़रूरत है, और वो सब क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। तो उसके लिए आपको ये जो ऑडिटर का कोर्स होता है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी कह लीजिए कि बहुत उसको प्रोत्साहन दे रही है कि आपका साल में एक बार आप जाके कहीं भी अटेंड कर सकते हैं, और वो सब्सिडाइज्ड है बहुत। अगर वही कोर्स आप ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या यूरोप में करेंगे तो आपको कम से कम मतलब मिनिमम आपका जो $5,000 से $10,000 आपको देना पड़ेगा, और प्लस आने जाने का, रहने का वो अलग खर्चा है। जबकि यहाँ पर 1,20,000 के करीब वो गवर्नमेंट देती है और सब्सिडाइज्ड है। तो जितने ये आपका जैसे यहीं भोपाल में ये MNIT का
जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करता है, फिर CRRI करता है उधर, फिर एक नेशनल एकेडमी है जो वो करती है हाईवे इंजीनियर्स की, और वो ये अपना वारंगल करता है, फिर उसके बाद में जो दूसरा NIT है जो वहाँ जयपुर में है वो करता है, सूरत वाला करता है, मद्रास वाला IIT करता है। और लकीली क्योंकि कोविड का पीरियड था तो हमने करीब सभी जगह पे ये जो नाम लिए हैं हमने वहाँ पर दो से चार लेक्चर ऑनलाइन प्रेजेंट किया है, क्योंकि उस समय ऑनलाइन का वो था ज़माना। और तो बट जो कैंडिडेट्स जो आए वो सब फिज़िकली प्रेजेंट थे, तो कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन नहीं था वो, तो कैंडिडेट्स शुड बी देयर, क्योंकि इसमें जो अभी जो किया उन्होंने रोड सेफ्टी ऑडिट का, जैसे अभी हम लोग फील्ड में गए तो उसमें उसको सीरियसली करना पड़ेगा। आपको बाकायदा डे टाइम पर नाइट टाइम पे ऑडिट करना है, आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसको रिपोर्ट को इवेल्युएशन जो लोगों को करना है, और वो करने के बाद में आपको उसमें कोई अगर करेक्शन है तो वो सब बताना है, फीडबैक देना है। और वो अपना टोटल 15 दिन का कोर्स जो है वो जब आपने सेटिस्फैक्टरली वो कर लिया, और उसमें करीब 15 से 20 प्रेजेंटेशन है, तो वो जब आपने सब अटेंड कर लिया और फिर आपने वो ऑडिट कर लिया, तब आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है। और वो आपका आजीवन, मतलब ज़िंदगी भर जब तक आप चाहें वो मान्य रहेगा। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिल रहा है और प्रोत्साहन मिल रहा है और सब्सिडी मिल रही है, उससे करने से आपको जब कभी भी मौका मिले तो उसको ज़रूर करिए, क्योंकि आपके वो करियर में वो खाली जो दो हफ्ते का जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे आपका पूरा आपका एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, आपकी रोजी रोटी चल सकती है। तो आपको फिर और मतलब कोई और इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, और वो है बस उसको आप करने लगे। शुरू में आप ऑडिटर रहेंगे, बाद में आप टीम लीडर हो जाएंगे। जो दो तीन आपने इस तरह के ऑडिट अगर कर लिए तो उसके बाद में आप टीम लीडर बन सकते हैं, और फिर अच्छा वो है। और उसके साथ साथ में आप बाहर भी जा सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने रोड सेफ्टी ऑडिट का ऑस्ट्रेलिया में किया ये कोर्स, उसके बाद से फिर हमको बहुत सारे मतलब इंडिया में भी बुलाया एज ए एक्सपर्ट, और साथ में इंडोनेशिया, दुबई, कजाकिस्तान, तंजानिया, इस तरह से बहुत सारे, न्यूजीलैंड, वो फिर हमको काम करने का मौका मिला। तो इसमें बहुत फ्यूचर है और बहुत अच्छा स्कोप है, तो आप सीरियसली वो करें। और ये आई का बहुत अच्छा एरिया है। और फिर आखिर में ये है कि सोशल भी है कि भाई आप ना केवल अपनी जान बचा रहे हैं या अपने रिलेटिव्स की जान बचा रहे हैं, बट आप बहुत सारे रोड यूज़र्स की जान भी आप बचा सकते हैं। क्योंकि जो इंजीनियर्स का प्रोफेशन है वो उस तरह का है कि जैसे आपका कि हम लोग मास स्केल पे काम करते हैं, जो भी करते हैं। तो हम लोग का जैसे वाटर प्योरिफिकेशन है, अगर आपको वाटर के बारे में या अपना पब्लिक हेल्थ सिस्टम में आपने कुछ किया है, तो अगर आपने प्योरिफिकेशन प्लांट लगा दिया तो इट इज़ ए इंटायर कंट्री और इंटायर सिटी जो है वो उससे बेनिफिट हो रहा है। तो इसी तरह से इसमें है कि अगर आपने एक रोड को ऑडिट कर दिया, जब तक कि रोड की लाइफ है तब तक आपका जो इम्प्रूवमेंट किया है वो आपको फ़ायदा करेगा। तो वो एक सोशल भी जो आपका एक वो है कि ऑब्लिगेशन कह लीजिए या आपका सोशल है। जैसे अब हम लोग जब ऑडिट कर रहे थे वहाँ पर आंध्रा में, तो हम लोग की टीम थी, आई हैड ट्रेंड अबाउट 10 PWD जो वहाँ के आंध्रा के जो थे। तो एक रोड जो था वो तिरुपति के सामने से गुजर रहा था, तो हम लोग सब तिरुपति में जाके दर्शन भी किया। तो वो है कि जब भी आप ऑडिट करेंगे तो आपको जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा, यू कैन विजिट ऑल दोज टूरिस्ट प्लेसेस और रिलीजियस प्लेसेस, वो एक एडवांटेज हो जाता है। तो हम लोग तिरुपति में दर्शन करने गए
तो देखा कि वहाँ की जो रोड है उस पर बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे, बहुत डेथ्स वगैरह हो रही थी। तो जो आने जाने का जो रोड है, ऊपर जाना पड़ता है और फिर वापस उतरना पड़ता है। तो हमने उनको सजेस्ट किया, अपने जो टीम के मेंबर्स थे जिनको हमने ट्रेन किया था, तो हमने फिर वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग थे उनसे बात किया, और फिर उसके बाद में हम लोग ने वॉलंटरली अपना वीकेंड पर सैटरडे संडे पूरा उसको इंस्पेक्ट करके और उनको बताया कि भाई कहाँ कहाँ डिफिशिएंसी है और आपको क्या क्या करना है। और लकीली जो हम लोगों ने बताया था उसके बाद में उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उससे बहुत सुधार हुआ। तो इस टाइप का जहाँ भी मौका मिले, जैसे स्कूल जोन है, आपने बताया आपको कल कि भाई स्कूल सेफ्टी जो है, स्कूल जोन की सेफ्टी है वो बहुत, उसमें अभी इंडिया में कोई ऐसा अवेयरनेस भी नहीं है, कोई कोड भी नहीं है। वो भी हमने काफ़ी कोशिश किया जो CRRI में और डायरेक्टर्स वगैरह से मिल करके कि भाई आप एक कोड डेवलप करें। तो अब जा कर के आपका 2023-24 में इंडिया में आपका IRC कोड जो है वो स्कूल जोन में सेफ्टी के लिए आ गया है। और पर अगर आप उसको भी ध्यान से देखेंगे और जो हम बीइंग एक्सपर्ट, तो उसमें काफ़ी डिफिशिएंसी हैं। बट एनीवे समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो एक अच्छा कोड उन्होंने बना दिया है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो साइन और मार्किंग जैसे अभी काफ़ी डॉक्टर रावत ने कवर किया, और IRC 67 जो है और उसका जो लेटेस्ट वर्जन है 2023 वाला, उसको आप लोग सब फॉलो करें। और उसमें ये सब डिफरेंट साइंस हैं, डिफरेंट IRC 35 में मार्किंग है, तो वो उसमें कवर है कि भाई आपका जो साइन और मार्किंग है उसमें काफ़ी, और दोनों लेटेस्ट अभी अपडेटेड हुए हैं। तो उनको आप ज़रूर जब भी रिफ़र करें या जब भी यूज़ करें तो उनको दोनों को करें, लेटेस्ट एडिशन जो है। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़। तो ये जैसे ये भी बताया था, हमने पहले भी बताया कि भाई जो पीपल आर नॉट अवेयर कि भाई अभी आप किसी से भी पूछें कि इंडिया में कितनी डेथ होती है तो और कितने लोग मरे हैं, तो अब आप सोचिए कि 10 साल में, पिछले 10 साल में 15 लाख लोग की डेथ हुई है। और हर एक डेथ के साथ में जो अनटाइमली फैटेलिटीज़ हुई हैं उसके साथ में 3 से 5 वो जो है इंजरीज हुई हैं, सीरियस और अपना माइनर इंजरीज। और फिर दूसरी बात है कि जो वो आपका जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसके साथ साथ लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, और फिर उनका जो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी है, ये सब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये ऑनगोइंग पेंडेमिक है, और इसका मेन रीज़न है कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो जो ये सब हो रहा है जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम एंड स्पेस। तो जैसे बताया कि आपको हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं और फिर हम लोग सेफ्टी बढ़ा सकते हैं, पर ये जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो टाइम एंड स्पेस में होते हैं कि भाई एक इस रोड पे हो गया है, एक उस रोड पे हो गया, एक वहाँ हो गया, एक MP में हो गया, एक राजस्थान में हो गया, एक दिल्ली में हो गया, फिर वो एक 2 बजे हो गया, एक 4 बजे हुआ, एक 6 बजे हुआ। तो इस तरह से वो जो होता है, तो वो और ना कोई पेपर में अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें कोई ये नहीं आता कि आज के दिन कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुए, कितने लोग मरे और क्यों हुए। तो अभी तक कोई डाटाबेस या कोई ऐसा रिपोर्टिंग भी नहीं है और ना कोई अवेयरनेस है। तो वो तो अगर आप ज़्यादा थोड़ा कोशिश करें तो कभी कभी कोई आर्टिकल कोई लिख देगा, और उसमें भी लिखेगा तो वो सिर्फ डेटा लिखेगा कि भाई क्या हुआ, अगर हो गया तो उसको क्या करना, मतलब उसमें क्या एक्शन लेना है, ये कोई नहीं लिखता, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनके पास में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। तो इसी तरह से देखिए पिछले कोविड को छोड़ करके कंटिन्यूसली इट इज़ द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, और उसमें कोई ऐसा कोई स्पेशल या स्पेसिफिक एक्शन कोई ऐसा नहीं लिया जा रहा है। ले दे करके अगर कहा जाए कि इंडिया में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो वो सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ है,
1988 में जो था मोटर व्हीकल एक्ट, उस समय हम रुड़की में पढ़ा रहे थे, हम लोग ने बनाया था उसको, और उसके बाद में उसको रिवाइज हो करके वो 5 साल लटका रहा लोकसभा और राज्यसभा में। और जब वो बीजेपी की मेजॉरिटी आ गई राज्यसभा में भी, तब वो इंसिडेंटली वो पास हो गया। तो 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट रिवाइज हुआ और उसमें काफ़ी चीज़ें थोड़ा उसमें इंक्लूड हुआ। और उसमें ये जो आपको बताया जैसे डॉक्टर मोहन राव ने कि साइन की किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस की किसकी रिस्पांसिबिलिटी है और इसको कौन लगा सकता है, और तो वो सब डिटेल जो हैं उसमें वो उन्होंने पॉलिसी डायग्राम, पॉलिसी लेवल पर या स्ट्रेटेजिक लेवल पर या रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट प्लीज। तो इसी तरह से जैसे ये डाटा बताया कि आपका जो फर्टिलिटी डाटा इंडिया का है, लाइक 2020 में 1,33,000 हुए थे, अब वो जो नंबर है वो 1,73,000 हो गया है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ ए रिपोर्टेड डेटा। जो पुलिस में लोगों ने FIR करी है या पुलिस को जाके वहाँ पे अपना इन्फॉर्म किया है, उसकी बेसिस पे है ये, या पुलिस ने विजिट करके जो किया है वो उसकी बेसिस पर है। तो इसमें जो हॉस्पिटल में जैसे हमने बताया कि वो 30 दिन की डेफिनेशन है, अगर वो 30 दिन में कोई डेथ होती है तो वो इट इज़ स्टिल ए फैटेलिटी। तो वो कोई अभी तक फॉलोअप नहीं होता, कोई पुलिस वाला दोबारा नहीं जाता कि वो साइट पे एक बार जो चला गया उसके बाद वो उसका कोई ट्रैक नहीं रखता। इंश्योरेंस वाले भी जो हैं वो उसका जो डेटा होता है वो पब्लिश नहीं होता। तो इंश्योरेंस वाले जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं भाई, हमारा तो जो हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, जो लोग क्लेम कर रहे हैं, वो तो 3 गुना 4 गुना है, पर वो भी वो लोग पब्लिश नहीं करते। हॉस्पिटल से नहीं कोई पब्लिश होता। और फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ म्यूचुअली ये एग्री होता है कि भाई आपस में बात कर लिया, जिसने कोई इस टाइप का इंसिडेंट हुआ है तो आपस में अपना समझौता कर लिया, कंपनसेशन ले लिया। और फिर जैसे जो हिट एंड रन केस हैं उसको भी रिपोर्ट नहीं होता, और उस टाइप की चीज़ें हैं। जो वो सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट होता है, जैसे ये IPS ऑफिसर वहाँ जा कर के अपना उनकी गाड़ी उस पर अपना ट्री से टकरा गई या कहीं और हो गया, या तो जो रन ऑफ टाइप के जो रन अवे फ्रॉम द रोड, वो भी काफ़ी हद तक। तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ थोड़ा डिटेल स्टडी किया कुछ सेलेक्टेड लेवल पर, तो उसने कहा कि हम लोग के यहाँ जो रिपोर्टिंग हो रहा है वो 100% तक जो है वो अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है। तो ये जो 3 लाख लिखा है, ये जो आपका 1,73,000 है, उनके हिसाब से ये करीब 3.5 लाख है। तो वो एक नंबर जो है, पर हम लोगों को जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं या जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो पब्लिश डेटा है, और NCRB जो पब्लिश करता है, क्योंकि NCRB जो है पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन है अपने सेंट्रल लेवल पर, और वो हर स्टेट से इंफॉर्मेशन लेता है और उसको फिर वो इकट्ठा करके पब्लिश करता है। और फिर उसमें वो एनालिसिस भी करते हैं। जैसे ये एनालिसिस उन्हीं का है कि भाई आपका स्पीडिंग से कितने हुए और केयरलेस और नेग्लिजेंस ड्राइविंग से कितने हुए, तो ये उन्होंने जो ग्राफ बनाया है उसी हिसाब से है। और फिर ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग से कितना हुआ, तो ये उनकी रिपोर्ट से ये निकला है। और फिर इसी तरह से जैसे MP में है, तो व्हीकल के हिसाब से 2021 में कौन सा व्हीकल कितना इन्वॉल्व हुआ है, और बहुत एग्जॉस्टिव है। अगर आप इसको डेटा को एनालिसिस करने लगे, टेबल्स हैं वो काफ़ी अप टू 2022 का सब पब्लिश है। 2023 का अभी तक पता नहीं क्यों कारण से पब्लिश नहीं हुआ, अदरवाइज अगस्त में हर साल पब्लिश होता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी ने जुगाड़ लगा के वो डेटा ले लिया है और वो स्टार्ट किया है पब्लिश करना। तो वो जो है आपका 2023 का जो डेटा है उसके हिसाब से 1,73,000 की डेथ हुई, और कुछ कितने हेलमेट नहीं पहने थे, कितने 2 व्हीलर की डेथ हुई,
ये सब डिटेल डेटा अब उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने अभी पिछले 15 दिन में पब्लिश किया है। जैसे आज के पेपर में है कि भोपाल का फिगर है, तो उसमें 89% उन्होंने कहा है कि वो जो फेटेलिटी है वो बढ़ गई हैं, और उसका उन्होंने पूरा सोर्स जो लिखा है वो इंश्योरेंस से लिया है कि भोपाल में जो इंश्योरेंस का है पिछले अपना 10 महीने का, तो वो उसमें उन्होंने, और वो अभी आप अगर आज का पेपर देखेंगे तो वो तो इस तरह की जो पेपर में कुछ आए तो आप उसको कटिंग अपने पास रखना शुरू कर दीजिए, वो हेल्पफुल है कि उसमें आपको डेटा के बारे में पता चलता है, क्या सिचुएशन है, स्टेटस है वो। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। तो इसी तरह से ये है कि डिफरेंट व्हीकल्स हैं, उनको हम लोग टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं कि भाई आपका 2021 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ। देखिए बसेस जो कि इतना सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी 29 जो है वो परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए वो जो ज़रूरी है, जैसे जो बताया डॉक्टर मोहन राव ने सिमुलेटर, तो अगर इस टाइप का जब हम लोग ने दिल्ली में थे, हम लोग के पास में डीटीसी में थे, तो उस समय हम लोग के पास जो बसेस थी उसमें करीब 20,000 ड्राइवर्स थे। तो जो 20,000 ड्राइवर्स थे तो हम लोग ने उनको बारी बारी से CRRI भेजना शुरू किया कि वहाँ जाके सिमुलेटर पे वो ट्रेनिंग लें, और फिर फील्ड में ट्रेनिंग लें, और फिर वो अपना असेसमेंट करें, उनकी आंखें चेक हों, उनकी हेल्थ रिकॉर्ड चेक हो, और फिर उसके हिसाब से वो उनको लोग को परमिट करें। पर इसके बावजूद भी जो 900 आदमी हर साल दिल्ली में बस के कारण डेथ होती थी, अब चाहे कितना भी आप कहें कि या कुछ भी कहें, उसमें बस ड्राइवर का जो स्किल और अगर जो ट्रेनिंग है या एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो हो सकता था कि उसमें और भी कमी आ सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये है, इसी तरह से ये जो आपका जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं, जैसे स्पीडिंग है, ये सब है। अभी जो 2022 के भी और 23 के डाटा में उन्होंने रॉन्ग साइड ड्राइविंग का बहुत वो दिया है कि उसमें दैट इज़ द सेकंड नंबर ऑफ कार्स नाउ। जैसे नेग्लिजेंस नॉट ओबेइंग द लॉ है, पर उसमें आउट ऑफ दैट वन रॉन्ग साइड ड्राइविंग जो खास करके आपका नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे है, उसमें क्योंकि जो गेप्स दिया है उसमें एक मार्जिन है कि भाई आपको इतने से ज़्यादा आप किलोमीटर पे आप गेप दे सकते हैं यू टर्न के लिए। तो वो यू टर्न लोग जाके करना नहीं चाहते, उसकी बजाय वो घर से निकले और बस गाड़ी पे गए। अच्छा, और सबसे बड़ी गलती है कि वो, और संयोग है कह लीजिए, या उनकी जो हैबिट है, वो लोग फास्ट लेन में जाते हैं। वो जब गाड़ी से निकलेंगे और जब अपोजिट साइड में ड्राइव कर रहे हैं तो वो साइड में नहीं जाते, वो एकदम फास्ट लेन में जाते हैं। उधर से फास्ट व्हीकल आ रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो गया तो दोनों गए। तो ये जो है वो 12,000 आदमी जो है रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से डेथ हुई लास्ट ईयर। तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग जो है उसको डिस्करेज भी करना है, लोगों को अवेयरनेस भी देना है, और साथ साथ में जो फैसिलिटी है, सर्विस रोड जो बनाते हैं और फिर उसके सर्विस रोड के बाद में उसको क्रॉसिंग करना, तो वो जनरली क्या है कि अब वो आपका जैसे सबवे टाइप का, तो वो नीचे से, रोड के नीचे से जा कर के वो यू टर्न लेकर के आ सकते हैं। तो अगर इस टाइप का एक्सेस कंट्रोल रोड है तो उस पर वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग इज़ क्वाइट लीथल, मतलब वो बहुत डेडली है। तो उसको रोकना ज़रूरी है और उसके लिए प्रोविज़न देना है। अभी तो लोग ने जो कुछ नए रोड ने अपना नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बन रहे हैं, उसमें तो आपका एनिमल्स के लिए भी वो देना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ भोपाल में अभी खुला रोड बन रही है। हाँ जी, हाँ। जब मेरे पास प्रपोजल आया था, हाँ जी। उसको बोला था कि आप इसको 6 से मत बनाओ, 4 लेन बनाओ, और अलॉन्ग में 4 लेन आप सर्विस रोड भी दो। जी हाँ जी, मंत्री जी का दिमाग खराब हो, बोला हम एक्सप्रेस रोड आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब आज के डेट में वहाँ पे एक्सीडेंट तो हो ही रहे हैं। विदिन 1 ईयर जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैं उसको फील करता हूँ, मोर देन 1000 एक्सीडेंट हुए। हाँ जी, सारे रॉन्ग साइड चलते हैं। हाँ जी।
तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फिजिकल जो इस टाइप का ऑब्जर्वेशन है उसको, दैट्स वाई मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए ऑडिटिंग, अगर किसी ने ऑडिटिंग किया होता और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया होता तो ये सब नहीं होता, और वो कंपलसरी है। बट वो क्या होता है कि जब तक ऑडिट टीम को आप अपॉइंट करें, आधी रोड तो बन चुकी है, और बाय द टाइम वो जो ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी और फिर उसके लिए फंडिंग इकट्ठा करना है, उसकी बिल ऑफ क्वांटिटी बनेगी और उसको उस पर कुछ डिज़ाइन होगा, और जब तक उसको इम्प्लीमेंट करना है तो रोड तो ऑलरेडी 2 साल हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो एक पुलिस ऑफिसर से हो सकता था वहाँ पे हवलदार से, उसके लिए आपको 4-4 5-5 डिप्लॉय कर रहे हैं एक ही। हाँ जी, हाँ, अननेसेसरी। हाँ, ये एनर्जी वो कर रहे हैं। हाँ जी। तो नेक्स्ट ये जो वही बताया कि आपको कि जो MUTCD जो है ये कोड है साइन और मार्किंग के लिए, ये कंबाइंड टुगेदर है अमेरिकन, और ये बेसिस है, मतलब कि जिसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी लेना है तो, और ये डाउनलोड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो मैनुअल्स हैं, जैसे बताया कि मार्किंग के ऊपर और साइंस के ऊपर है, ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर है, ये सब आपको हमेशा तैयार अपने पास रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तो रोड साइन का वही पर्पज़ है कि मतलब कि आपका सेफ और यूनिफॉर्म, स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़। तो वो फिर वही है आपका जो वो डॉक्टर मोहन राव ने ऑलरेडी कवर किया कि भाई जो साइन हैं उनके क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। तो आई विल स्किप मोस्ट ऑफ दोज विच इज़ ऑलरेडी देयर। फिर वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए और उसको प्रॉपरली जगह से इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़। या नेक्स्ट प्लीज़। वही डिफरेंट टाइप ऑफ साइन हैं, उनके शेप हैं, उनकी स्टाइल है। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज़। या नेक्स्ट प्लीज़। अगेन वो बैकग्राउंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे उन्होंने बताया। और वो येलो जो है वो अब फ्लोरोसेंट वो इंट्रोड्यूस हुआ है 2 साइन के ऊपर, स्कूल जोन और साथ में जो आपका पीपल एट वर्क। तो 2 साइन उन्होंने फ्लोरोसेंट यूज़ किया। और फ्लोरोसेंट क्यों यूज़ करना है? क्योंकि फ्लोरोसेंट जो है वो नेकेड आई से डे टाइम में विजिबल है, और दूसरा लो लाइट कंडीशंस में वो आप शाम को सुबह उसको आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो वनरेबल रोड यूज़र है उसके लिए जो साइन है उसमें ये इसको इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके जैसे ऑस्ट्रेलिया में है तो वो बड़ा सर्कुलर साइन यूज़ करते हैं, और वो फ्लोरोसेंट येलो ग्रीन जो है वो पेडेस्ट्रियन के लिए, आपका स्कूल जोन के लिए, और एजेड लोगों के जहाँ क्रॉसिंग करना है तो उस टाइप के सब में वो येलो ग्रीन यूज़ करते हैं। और जितना वर्क जोन साइन है, वर्क जोन साइन जितने भी हैं उसमें, क्योंकि दूर से आपको देखना है और क्लियर देखना है, तो वर्क जोन साइन के जितने टेम्परेरी साइन बनते हैं उसमें सब में वो आपका ऑरेंज यूज़ होता है। तो वह पहले येलो था हम लोग के इंडिया में, पर अब वो ऑरेंज उसको यूज़ करना है, ऑरेंज बैकग्राउंड। और अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास बजट है, तो इट शुड बी फ्लोरोसेंट। अगर आप सिंगापुर कभी कोई गए हों या अमेरिका गए हों या आपने कोई कंस्ट्रक्शन की मूवीज़ देखी होगी तो उसमें आपको सब ऑरेंज ही ऑरेंज दिखेगा रोड्स के ऊपर जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उसका वो है, कोन पर भी जो है वो ऑरेंज कोन रहेंगे, ऑरेंज उनके ड्रम रहेंगे, ऑरेंज उनका पोल्स रहेगा, जो भी है। तो वो उसको ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज कैन बी सीन फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस इफ़ इट इज़ फ्लोरोसेंट। नेक्स्ट प्लीज। सो ये सब उन्होंने कवर किया है, तो आई एम जस्ट स्किपिंग। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये जैसे टिपिकल साइन है, इसमें देखिए आपका जो कर्व है उसमें प्लेसमेंट है साइन का। तो अब उसमें ये जो उन्होंने लिखा है कि हॉर्न नहीं होना चाहिए, का यूज़ नहीं करना है, पर अब उसमें जो ऊपर वो पेडेस्ट्रियन का फ़ोटो लगा दिया है, आपका लड़के का, बच्चे का फ़ोटो लगाया है,
उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है कि वो आपका कोई उससे कि उसको लगाने से कोई वो नहीं है कि, बट ये है क्रॉसिंग अहेड है, तो ये आपको उसका समझ में नहीं आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट प्लीज़। इसी तरह से वो जो प्रॉपर होना चाहिए उसमें आपको, अगर स्कूल जोन का है क्रॉसिंग तो उसमें आपको स्कूल जोन साइन लगाना है, या जेब्रा क्रॉसिंग है तो उसको लगाना है। नेक्स्ट। तो ये मतलब से आपने स्किप कर दिया काफ़ी कुछ, और उसके हाँ पहले, हाँ और पहले, हाँ तो ये टिपिकल कुछ जो साइन हैं देखिए आपका, जैसे हाँ नेक्स्ट जाइए, हाँ नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए जैसे साइन है, ये कॉन्ट्रैक्टर को कम कर दिया उन्होंने, लगा दिया डाइवर्जन अहेड बोर्ड। अब इससे आप लोग क्या समझते हैं और क्या रोड यूज़र करेगा अगर आप इस रोड पे जाएंगे, तो आप कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, और तो ये टिपिकल इस टाइप, हाँ इस टाइप का जो सिचुएशन है। नेक्स्ट प्लीज़। ये दूसरा इस टाइप का देखिए, मेन नेटवर्क जो है या पीपल नेटवर्क जो है उसके हिसाब से उन्होंने कर दिया है। और दूसरा है कि वो रोड पे रोड यूज़र कैसे जाएगा और क्या समझ में उसको आएगा, और अगर गलती कर दिया तो वो सीधा बार्स के ऊपर जो रेनफोर्स बार है उसी पे घुस जाएगा। तो वेरी रिस्की सिचुएशन। तो ये मैन मेड हैजार्ड आप क्रिएट कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको साइन एडवांस में देना है। इसी तरह से यहाँ पर है देखिए, अगर जो है वो गाड़ी अगर थोड़ा सा भी स्पीड हुआ या थोड़ा सा वो रोड छोड़ा उसने, तो सीधा खाई में जाएगा। हाँ, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उस हिसाब से। तो वो एडिक्वेटली उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन भी नहीं है, और प्रॉपर आपको कोई ऐसा एडवांस साइन भी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज़। सेम इसी तरह का वो है कि कोई वार्निंग नहीं है, नाइट सेफ्टी नहीं है, नो साइन है, नो फ्लैगमैन, नो प्लेन सीट वगैरह जो है। नेक्स्ट प्लीज़। ये इसी तरह से वो है कि आपका रोड के किनारे बना दिया, उस पर छोटे छोटे ये जो लगा दिए रेड जो बोलते हैं टेप या रेडियम टेप कह लीजिए, तो वो लगा दिए और काम ख़त्म। बट अभी है कि अगर कोई आके टकरा गया, और ये भी उस जगह जब आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। और इसी तरह से मटेरियल जो है स्टोरेज है, और जब तक मटेरियल स्टोरेज है तो वो आपको वो भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट प्लीज़। ये दूसरा है कि एक इधर पुलिया जो है टूट गई है, और यहाँ पे कोई ऐसा कोई साइन नहीं है, कोई इसी तरह का कोई इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट प्लीज़। तो उसी तरह से ये इसमें आपका जो, तो वो भी लोगों का एक इंडिकेशन है कि अगर हम ये खाली लगा दें आपका ये जो स्टोन के पिलर्स लगा दें, इसका मतलब कि इट्स ओके। बट जो पहले पुरानी प्रैक्टिस थी, पर यह है कि उसमें उस जो पोल्स हैं, उस वो जो स्टोन के जो पिलर्स हैं उसमें कोई दम नहीं है। और दूसरा है कि उससे जब गाड़ी टकराएगी तो और डैमेज हो जाएगी। हमने वो जो बताया आपको कि एक अलाइनमेंट मार्कर है, वो पहली बार केरला में इंट्रोड्यूस किया है। तो हमने उनको बताया कि भाई आपको हर 100 मीटर के ऊपर जैसे स्पीड है उसके हिसाब से उसका एक फार्मूला है, उस स्पेसिंग से आपको दोनों तरफ वो अलाइनमेंट मार्कर लगाना है, जो गाइड पोस्ट बोलते हैं। तो जब हम मतलब इंसिडेंटली हम ऑस्ट्रेलिया चले गए, जब वापस आए तो देखा तो उन्होंने कंक्रीट के ऐसे सॉलिड बना करके वो गाइड पोस्ट सब जगह लगा दिए। और उसमें ये फ़ायदा था कि जितना आपका मटेरियल लगेगा उतना ज़्यादा आपका वो कास्ट भी होगा, उतना ज़्यादा आपको किकबैक भी मिलेगा। तो केरला में बहुत कॉमन है इस टाइप का, ज़्यादा है वो, हाँ थोड़ा। तो वो पूरा फिर बाद में उनको सबको हटाना पड़ा और फिर से दूसरा लगाने पड़े। तो नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट प्लीज़। ये जैसे साइन है, हमने बताया था कि स्पीड का ये ट्रायंगल लगा के उसमें साइन लगा दिए। नेक्स्ट प्लीज़। तो पेमेंट मार्किंग तो आप लोग को काफ़ी अब फेमिलियर होंगे, और साथ में उसमें IRC कोड को अगर आप फॉलो करें तो बेसिकली है कि उसमें
जब डॉटेड है तब आपका उसका पासिंग इज़ अलाउड। डॉटेड में भी स्पेसिंग है कि आपको किस स्पेसिंग पे करना है। जब आप कोई ऐसे हजार्डस सिचुएशन पे जाएंगे तो आपको स्पेसिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो वो आईआरसी में पूरा इसका क्लियर कट सब पूरा डिटेल्स है कि उस हिसाब से। और जब सिंगल डबल जो डबल लाइन है, अगर वो वाइट, पहला तो सिंगल सॉलिड लाइन है तो उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। अगर डबल लाइन है तो ज़रूर नहीं क्रॉस करना है। पर अगर आपका जो डबल लाइन वो येलो कलर है तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको इन्फोर्स करना है, और उसमें आप अगर नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ ए वायलेशन। तो वो एक बहुत ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जैसे अब ये अगर सिंगल येलो लाइन है तो पासिंग इज़ अलाउड विथ एक्स्ट्रा कॉशन, क्रॉसिंग इज़ अलाउड वाइल ओवरटेकिंग। अपना जो वाइट डबल लाइन है तो डिस्करेज क्रॉसिंग ऑफ द लेन्स, लेन चेंजिंग इज़ नॉट परमिटेड। और फिर उसके बाद में है कि इंडिकेट्स मर्जिंग ऑन यूजिंग ऑक्सिलरी लेंस। और अगर आपका कोई घर है, मान लीजिए आपका घर इस साइड में है, तो उस केस में आपका सॉलिड वाइट लाइन पे भी आप क्रॉस कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके बारे में आपको जानकारी है। और माय वन रिलेटिव दे वेंट फर्स्ट टाइम टू यूके, और फिर वहाँ से वो फ़ोन करके पूछते हैं कि हमने ये इंटरसेक्शंस के ऊपर कोई येलो लाइन दिख रही है, इसका मीनिंग क्या है। तो यूरोप में जहाँ वो बेल्जियम से गए थे वहाँ पे उस टाइप का कोई साइन नहीं था, वो मार्किंग नहीं थी। तो उसमें क्या होता है कि पूरे इंटरसेक्शंस के ऊपर आप जो बॉक्स जो होता है उसमें पूरे पे क्रॉस क्रॉस और पूरा जिग जैग जो मतलब पूरा एक उसको लगा के भाई यहाँ पे नो स्टैंडिंग है। हम लोग के जितने लेवल क्रॉसिंग हैं उस पर ये लगाते हैं कि भाई उस पर आपको रुकना नहीं है, या फिर एक सेफ गैप दे देते हैं, 2 लाइन लगा के उसके बीच में कि नो स्टॉपिंग हियर। तो ये जो चीज़ें हैं वो जानकारी होना है ड्राइवर को, और पता होना चाहिए कि भाई इसका मीनिंग क्या है। तो वो एक ज़रूरी है। फिर आपका जैसे जब सिंबल भी रहता है और साथ में आपको रोड्स के ऊपर मार्किंग भी करती है। जैसे हमने बांग्लादेश में जब ब्रिज बनवाया तो उसमें ब्रिजेस के ऊपर जो नेशनल हाईवे पे थे तो वो 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें फिर सिंबल भी है और साथ में आपका वो जो मार्किंग है वो आपके पेमेंट के ऊपर है। एरो मार्किंग है, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, स्ट्रेट, तो एरो मार्किंग है वो इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसी में बताया कि जो आर्डियो लाइन मार्किंग है वो बहुत यूज़फुल है। तो उसमें सिंपल आपका जो मार्किंग है उसको उस पर रंबल स्ट्रिप जो दे देना, और फिर अगर वो येलो कलर की हो जाए तो वो बहुत ही मतलब यूज़फुल होता है, और वो इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट टाइप ऑफ थिंग्स। फिर इसी तरह से स्टड्स हैं जितने भी, अब सोलर RRPM आ गए हैं, तो सोलर वाले हैं तो उसको आपको लगाना है। तो जहाँ खास करके जो ट्रैफिक है वो फिर इसको RRPMs को लगाना कैसे, उनका क्या स्पेसिंग है, ये सब अब उसमें जो आपके कोड्स हैं IRC में, जो 2 लेन का है, 4 लेन का है, 6 लेन का है, वो उसमें काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो जो आपको एज लाइन जो है वो जो है, अगर आप उसको एज लाइन जो है आपके लेफ़्ट में, उसमें आपको जो है वो रेड होना चाहिए, फेसिंग रेड। और जब आप इधर से आ रहे हैं तो उधर इसी जो एज लाइन है उस पर रेड होना चाहिए। और जो मीडियन आप प्रोवाइड करेंगे तो मीडियन के ऊपर हमेशा येलो जो RRPM को यूज़ करना है। जो लाइन है जो मार्किंग, अगर 4 लेन या 2 लेन है तो जो लाइन के ऊपर आप RRPM लगाएंगे वो वाइट होना है। अगर 1 वे है तो उसको सिंगल रिफ्लेक्टर वाले वो आपको प्रेस्क्राइब करना है और सिंगल लगाने हैं ना, क्योंकि उधर से तो कोई आ ही नहीं रहा है तो उसको रिफ्लेक्टर की ज़रूरत क्या है। तो ये इसके बारे में सब काफ़ी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन है। हाँ जी, जो रोड लाइन है, हाँ जी, ये मैंडेटरी है, अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो उसको फाइन होता है। 99.99% लोगों को रोड लाइन का
भी हो सकता जी हाँ। है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मतलब आप कुछ छोड़ के आप कुछ खड़े इसलिए आप बाहर हो। किसी को नहीं पता कि इस पर फाइन हुई। नहीं वो नहीं देखिए, इसीलिए जो हमने बताया ना, ये तो एक ब्रीफ हम बता रहे हैं इसके हिसाब से कि जो आपका ये जो अलाउड टर्म यूज़ किया है, अलाउड मीन्स अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फाइन है। तो ये लोगों को जानकारी, और इसी को आप IRC कोड को भी फॉलो करें 35, या आप कोई भी यूट्यूब पर देखें, मार्किंग के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब में हैं, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। और ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसमें भी है आपका, जो आप मोटर ये जो कार ड्राइवर के लिए जब आप टेस्ट देने जाते हैं, तो जो टेस्ट देने हैं उसमें भी सिलेबस में है, ये सब क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। हैंडबुक जो होती है, ड्राइवर हैंडबुक, उसमें ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है कि भाई मार्किंग क्या होता है, कौन सी मार्किंग का क्या यूज़ है। और लोगों को इसी तरह से जो, अगर आपने जैसे बताया कि भाई पुलिस ये फाइन होता है, तो पुलिस का भी काम है और जो NGOs का काम है, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अवेयरनेस उनको बताना है, सिलेबस में बताना है, आपके जो भी मौका मिले उसमें हर जगह से अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपका जो ये जो ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल हैं, वहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं, पहली बात तो है कि उन्हीं को बताना ज़रूरी है। अगर वो जानेंगे तो वो अपने जो उनके सीखने आएंगे उनको ये जानना ज़रूरी है। इसी तरह से जब वो टेस्ट करने आते हैं आपके अपना ड्राइवर टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें, जैसे हमने कहा कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली से लिया, ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो हमने फिर उसके बाद में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया, थोड़ा जब एक्सपीरियंस हुआ। पर कम से कम साल भर के बाद में हम जब वहाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके गए, और जब तक साल भर हम दिल्ली में ड्राइव किया, दिल्ली जैसे कैपिटल में, हमको यही नहीं पता था कि हाई बीम और लो बीम क्या होता है। तो जो कि बहुत ज़रूरी है आपके हिसाब से, जो लोगों को जानना ज़रूरी है। और जबकि हम CRRI में काम कर रहे थे, हमको ये सब के मतलब जो आपका जो मार्किंग और साइन और ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी था, सब कुछ था, पर लो बीम हाई बीम किसी ने नहीं बताया। जब ऑस्ट्रेलिया गए, ड्राइव करने लगे, तब हमारे फ्रेंड ने बोला कि भाई तुम तो हाई बीम पे चल रहे हो। हाँ नहीं, पर वो आपको लोगों को, जो आपके ड्राइविंग स्कूल हैं उसमें कितने लोग सिखाते हैं? हाँ तो तो वो जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सिखाना है, उनको ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है कि भाई खास करके जैसे ये डबल येलो लाइन, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है। ये दिस इज जस्ट लाइक ए मीडियन कि कंक्रीट बैरियर आप डालने के बजाय आपने 2 लाइन येलो लाइन डाल दी, इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रिक्ट है ये, तो इसको तो आप क्रॉस कर ही नहीं सकते। इसमें ओवरटेकिंग भी मना है। हाँ ओवरटेकिंग, हाँ जी हाँ, ओवरटेकिंग मना है। तो वो सब जो चीज़ें हैं ये पूरा एग्जॉस्टिव अभी जो IRC 35 जो है उसको आपको काफ़ी डिटेल तरीके से, और वो डॉक्टर मोहन राव ने काफ़ी अच्छा कवर किया है इसको। तो हम इसको ज़्यादा अब आप लोग का टाइम नहीं दे लेना चाहते, अदरवाइज़ इट्स ए फुल, आपको समझ लीजिए कि 3-4 दिन मार्किंग के ऊपर हम लोग को लग जाएगा अगर हम पूरी उसकी एक डिटेल्स में जाएं तो। इसी तरह से मटेरियल है जो बीट्स यूज़ होती हैं, दिस शुड बी रेट्रो रिफ्लेक्टिव। ये जो मार्किंग है ये खाली ये नहीं है कि इसमें खाली वाइट पेंट कर दिया, इट शुड अगेन बी रेट्रो रिफ्लेक्टिव। इसमें ग्लास बीड्स को यूज़ किया जाता है। और फिर वो जैसे उन्होंने बताया कि डे एंड ड्राई एंड वेट कंडीशन, तो जहाँ बारिश हो रही है या बारिश की सिचुएशन है, देयर आल्सो इट शुड बी विजिबल। पानी में डूबने के बावजूद भी जो लाइन है उसको विजिबल होना जरूरी है। और इसीलिए जो अब नई लेटेस्ट जो आ रही है वो ऑल वेदर पेमेंट मार्किंग मटेरियल जो है वो होना चाहिए। करीब 3 किलोमीटर हमने बांग्लादेश में उसको दोबारा लगवाया,
क्योंकि उन्होंने जो लगाया था वो प्रॉपर जो परफॉर्मेंस और प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है उसको फॉलो नहीं किया। तो वो पूरा टेस्ट करके बाद और उसके बाद में पूरा हमने दोबारा लगवाया उसको कि भाई आप दोबारा लगाइए, दोबारा मटेरियल लाइए और दोबारा हमारा ये स्पेसिफिकेशन इसको फॉलो करिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आपका जो रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर है उसको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है कि वो सब प्रॉपर लगाना ज़रूरी है। और कोई क्वेश्चन किसी को? तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो स्टॉप लाइन का, जैसे उन्होंने बताया कि स्टॉप लाइन का मतलब है कि आपको वहाँ स्टॉप होना है और फिर वहीं खड़े नहीं रहना है। आप स्टॉप होइए, दोनों तरफ देखिए और चले जाइए। गिव वे का सीधा मतलब है कि आप स्टॉप नहीं होइए, स्लो डाउन हो जाइए, दोनों तरफ देखिए और चले जाइए। आपको गाड़ी को स्टॉप नहीं करना है। जबकि स्टॉप का अगर स्टॉप लाइन और स्टॉप साइन है, इसका मतलब कि आपको डेड स्टॉप करना है, आपकी गाड़ी को वहाँ रोकना है आपको, फिर दोनों तरफ देख करके फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ये जो बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट गिव वे इंटरसेक्शन पे होते हैं कि वो लोगों को सब्र नहीं होता इतना कि भाई वो गाड़ियाँ इधर वाली और उधर, और उसमें फिर आपको दोनों तरफ का गैप देखना है कि ये नहीं है कि खाली आप अपना चले गए। अगर अनकंट्रोल्ड टी इंटरसेक्शन है तो उसमें आपको देखना है कि भाई मतलब लेफ़्ट से कितने आ रहे हैं, राइट से किधर आ रहे हैं, फिर उसके बाद में आपको क्रॉस करना है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इसीलिए उस जो सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत ज़रूरी है। अभी आज के पेपर में आया है, अगर आप लोग स्कूल बस का देखें तो उसमें लिखा है कि वो अपना जो भी ड्राइवर रहेंगे जो स्कूल बस को चलाएंगे तो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और साथ साथ में उनको सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग भी चाहिए। ऊपर आप करीब 50 मीटर्स या 100 मीटर्स का एक गैप देते हैं, जैसे बस बे देते हैं। तो उसी तरह से बस बे देना या वहाँ पर वो जो आपका रोड के ऊपर देना, उसका मतलब है कि स्लो मूविंग व्हीकल को दैट शुड स्टॉप एंड रेस्ट, अदर शुड फॉलो इट। और बस बे इज़ अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो 3.5 मीटर का बस बे प्रोवाइड करके फिर बस शेल्टर बनाना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि गाड़ियाँ जब आ रही हैं तो अगर वो बस रोड पे ही उतार के और यात्रियों को उतारने लगता है तो उसमें बहुत कैजुअल्टीज़ होती हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी कभी जहाँ पे बस स्टॉप है और अगर न्यू रोड बन रही है या पुरानी रोड को इम्प्रूव करना है तो बस बे इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो जो है आपका उसको 3.5 मीटर्स का जो गैप है और उसका स्टैंडर्ड डिज़ाइन है। तो उसमें जितनी बस, ज़्यादा मान लीजिए 2 बस का स्टॉप है, 4 बस का स्टॉप है, तो उसके हिसाब से आपको लेंथ देनी पड़ेगी और फिर बस मतलब वो इंटर हो जाए, सीधी जाके खड़ी हो जाए और फिर निकल करके वो, और प्लस साइन, बड़ा साइन जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ में, तो बस स्टॉप का साइन देना जरूरी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। दिल्ली में जब हमने 4 बड़े बड़े रोहिणी के 4 डिपो बनवाए और वो पूरा रोहिणी करीब 10 लाख लोग के लिए वो अपना लोग पॉपुलेशन के लिए बनाया गया था। तो लकीली उसमें ये हुआ कि जिसके पहले कि लोग मूव करें, हम लोग को अपॉर्चुनिटी थी, तो हमने उसमें जितने भी बस स्टॉप हैं उसकी लोकेशन तय किया। हर एक बस स्टॉप पे जो है वो बस बे बनाया और ये करा कि आपको 250 मीटर से ज़्यादा आपको चलना नहीं पड़े। तो इस हिसाब से बस पूरा लोकेशन बनाया उनका, 4 बड़े बड़े डिपो बनाए, टर्मिनल बनाए। तो इसलिए जब रोहिणी में लोग इस अपना शिफ्ट हुए तो बस सर्विस वाज एक्सीलेंट और कई लोगों ने कार खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो वो अगर प्रॉपर प्लानिंग करके आप अगर इस टाइप का प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके पहले दिल्ली मास्टर प्लान में कोई प्रोविज़न ही नहीं था कि बस डिपो होना चाहिए, बस टर्मिनल होना चाहिए, बस स्टॉप होना चाहिए।
तो वो क्योंकि बिकॉज आई इंसिडेंटली हमने ज्वाइन किया, हमको इस सब के बारे में नॉलेज था और हमने ये सब करवाया। तो आपको नॉलेज भी होना ज़रूरी है और साथ में आप में कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अगर आप उस टाइप का कोई प्रोजेक्ट लेते हैं और या करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल। उसी तरह से जैसे नया अभी जो वो हुआ है उसको TOD जो बोलते हैं, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो अभी तो बस जैसे डिपो 5 एकड़ ज़मीन लिया, उसमें 100 बस खड़ी कर दिया, एक वर्कशॉप बना दिया, एक ऑफिस बना दिया, एक कैंटीन बना दिया और बसेस वो हो गई। अब बस स्टॉप की लोकेशन भी ऐसी होना है कि आपको जो मेजर ट्रैफिक जनरेटर है या टर्मिनल है आपका 1.5 किलोमीटर मिनिमम होना चाहिए। तो वहाँ से बसेस जाएं, वहाँ से शुरू हों, फिर वहाँ पे आकर के चली जाएं। तो वो एक क्राइटेरिया है। दूसरा है कि अब जैसे 5 एकड़ आपने बढ़िया यहाँ MNIT में ले लिया, तो वो ऊपर का जो स्पेस है, सिटी में लैंड इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो उसको आप 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला जैसा भी है उसको आप डेवलप कर सकते। तो अगर आप वो डेवलप करें तो वहीं पे लोग रह रहे हैं, वहीं से उतर के बस पकड़ रहे हैं, पार्किंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रोवाइड करने की उस बिल्डिंगों में। अदरवाइज देयर इज ए जोनिंग रेगुलेशन कि भाई आपका अगर 3 बेडरूम है तो आपको 2 पार्किंग देनी पड़ेगी, तो आपका पार्किंग का खर्चा बच गया। दूसरा है आपको वहीं के वहीं पे आपके डिपो के सामने बस फुल हो गई, तो वो एडवांटेज जो है रेलवे स्टेशन, ऐसी मेट्रो का स्टेशन हम लोग ने जब मेट्रो प्लानिंग किया दिल्ली के लिए तो उसमें भी ऐसी तरह का किया कि भाई मेट्रो स्टेशन जहाँ हैं उसके पास में विद इन जो आपका समझ लीजिए 1 किलोमीटर में वहाँ पे अलाउ किया जोनिंग रेगुलेशन कि वो सिंगल स्टोरी को मल्टी स्टोरी बना सकते हैं। तो वो धीरे धीरे जैसे सिडनी में है तो वहाँ पर ये है कि भाई विद इन 1 किलोमीटर रेडियस में जो डेंसिटी जो है पहले नहीं था वो, पर जब एक रेलवे स्टेशन आ गया तो पीपल कैन वॉक एंड दे नीड नॉट गो टू अदर प्लेसेस, वहीं से पास ही पास में सब उनको। तो ये एक प्रॉपर आपका जो अर्बन प्लानिंग में जो हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट के लिए भी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए, जो कि मास्टर प्लान में दिल्ली में कहीं कुछ नहीं था। तो क्योंकि लैंड यूज़ प्लानर और जो टाउन प्लानर है वो ट्रांसपोर्ट प्लानर में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई नॉलेज भी नहीं है, इस टाइप का आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जो टाउन प्लानर बन रहे हैं या अर्बन प्लानर बन रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। जो मेट्रो कहाँ होनी चाहिए उनके लिए राइट ऑफ वे रिजर्व करना चाहिए। आपका अगर ट्रैम बनाना है, BRT बनाना है, ये जो BRT बहुत फेल हो रहे हैं इसका यही कारण है कि ये सब रेट्रोफिटिंग हो रहे हैं। भाई आप जब सिटी पूरी डेवलप हो गई है, अब आप इंदौर में कर रहे हैं, पुणे में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं और वो फेलियर हो रही हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं। आप वो जो बना रहे हैं आप उसको विदाउट कैपेसिटी आप दे रहे हैं, प्लस उनको क्रॉसिंग दे रहे हैं। भाई अगर बस आएगी और रुक जाएगी तो फ़ायदा क्या उसका। तो बस को तो एक बार जब आपको एक एक्सक्लूसिव आपने जब उसको बस दे दिया तो इट शुड कंटिन्यू टू फ्लो। और दूसरा है कि जो कॉरिडोर पे से आपने ट्रैफिक को हटाया है वो सफिशिएंट कैपेसिटी होना चाहिए। नहीं तो ये होता है कि बस जा रही है, 5 मिनट में एक बस जा रही है BRT पे और इधर सब ट्रैफिक पूरा जैम लगा हुआ है। दिस इज़ ए वेरी कॉमन सेंस। और अभी इसीलिए इंदौर की BRT है उसको स्क्रैप कर रहे हैं, दिल्ली की स्क्रैप हो चुकी। हाँ, तो उसका वही है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं करें और प्रॉपर उसका आपका जो डिज़ाइन नहीं करें। ऊपर से फिर अब ये हो गया कि उस पर BRT पे जो भी इंडिया में करना है तो उस पर सब पे इलेक्ट्रिक बस आपको डालनी है। अब वो इलेक्ट्रिक बस जो है पीपल आर नॉट स्किल्ड, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, प्लस उसको सब चाइना से इंपोर्ट करना है, उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। अब यह कि पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि भाई आप इलेक्ट्रिक बस चलाओ, इन्वायरमेंट लॉ भी बोल रही है। तो
तो अच्छा, फिर आपको यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे फिर। हाँ जी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उसको आप रात भर में सोच समझ करके कल सुबह लिख करके आ जाए, तो कल हम लोग क्वेश्चन आंसर ही करेंगे।